तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथाकथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी। अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी। जो आपके जुमले हैं उनके कारण इस देश में 2 किसान हर घंटे और 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। उनका और उनके परिवारों की वेदना और उनके आंसू दिख रहे हैं आपको? नहीं दिखेंगे। ये अलग बात है कि ये एक्चुअली द्वंद्व तो अमित शाह और नड्डा जी के बीच में था, क्योंकि हिमाचल में खेला कराकर नड्डा जी को नीचा दिखाना चाहते थे, अमित शाह खेला, बेचारे उनके साथ ही हो गया। किसान क्या चाह रहा है? किसान दिल्ली तो आना चाह रहा है। दिल्ली किसी की बपौती है? आपकी जिद के कारण इस देश का अन्नदाता आज आतंकवादी की तरह उसके साथ बर्ताव होता है। जी अब आप लोगों के लिए ज्यादा बचा नहीं है। देखिए एक गेम तो आप लोग जीत गए, अभिषेक मनु सिंघवी को हार के वहां से लौटना पड़ा। आप लोगों ने शायद पहले से जान लिया था, तो तभी तो 25 विधायकों पर आपने एक कैंडिडेट वहां पर राज्यसभा के लिए खड़ा कर दिया था। लेकिन अब उन 6 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो कह रहे हैं कि सुलह का रास्ता हमारा निकल गया, सुक्खू सरकार का कुछ नहीं बिगड़ पाया। यानी कांग्रेस का आरोप है कि जो कुछ आप करना चाह रहे थे उसमें विफल हो। अगर कांग्रेस की, जिसकी अपने दम पे 40 की मेजोरिटी थी और प्लस उनके पास और भी समर्थन था, आज वो ये कहने में बड़ा संतोष का अनुभव कर रही है कि हमारी सरकार बच गई। और आप समझिए 3 पर्यवेक्षक हिमाचल जैसे छोटे राज्य, मतलब विधायक गए 6, पर्यवेक्षक आए 3, और 3 में कौन? 2 पूर्व डिप्टी सीएम भूपेश बघेल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, और एक आपके हुनर के अनुपात में भेजते हैं ना सर आदमी, 2 पूर्व सीएम और एक इनके सबसे जो सक्षम माने जाते हैं जोड़ तोड़ में डिप्टी सीएम। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब डीके शिव कुमार जी को देखा तो ये भी याद आता है कि यदि कर्नाटक में 2 विधायक विपक्ष के कांग्रेस को समर्थन कर दें तो अंतरात्मा की आवाज होती है, और हिमाचल में 6 विधायक कांग्रेस के दूसरी तरफ चले जाएं तो ये जोड़ तोड़ की आवाज होती है। मुझे लगता है एक और भी कारण है। आपने देखा कभी ऐसा आपको दिखाई पड़ा कि इतने वरिष्ठ मंत्री विक्रमादित्य जी, उनकी आंखों में आंसू थे? ये आंखों में आंसू उनके नहीं है, ये विधायकों ने जो किया इसका कोई भाजपा से लेना देना नहीं है। हिमाचल में सरकार आने के बाद हिमाचल की जनता के साथ जिस प्रकार का छल किया है कांग्रेस, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो हिमाचल में हुआ है यह कांग्रेस का ही अंदरूनी मामला नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश की पीड़ा है विधायकों में जिसकी अभिव्यक्ति की थी। और पार्टी का शासन हो राज्य में, वही पार्टी अपने राज्यसभा कैंडिडेट को जिता ना पाए। लेकिन इसके आगे बात संकट इस बात पर आ गई, आज भी प्रतिभा सिंह जी कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में हमें नहीं पता हम कार्यकर्ताओं को कैसे फिर से काम कराएंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो पार्टी की आपकी फूट तो सामने है। मुझे लगता है जिस तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथाकथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, और मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूं, उससे भाजपा को एक सबक सीखना चाहिए। हमसे चूक हुई क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए कि ये इतना गिर जाएंगे। हमें सोच लेना चाहिए था कि जब हमारे 43 थे, इनके 25 थे, जब ये कैंडिडेट खड़ा करे थे तब शायद आंकना चाहिए था, वहां पे हमसे थोड़ी चूक हुई। लेकिन ये सरकार पर संकट करने लगेंगे, इसकी किरकिरी और इतनी मिट्टी पलीद अमित शाह की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। मैं कुछ बातें हिमाचल की सरकार पर इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि यहां पर भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ भद्दी टिप्पणियां करी थी हमारी सरकार ने। अभी बजट पास हुआ है और वो 6 लोग जो निलंबित किए गए बिल्कुल ठीक निलंबित किए गए हैं, और उनका निलंबन जरूरी था। इसलिए जरूरी था उनका एक्सपल्शन क्योंकि जिस बजट में मनरेगा की मजदूरी को 300 रुपए कर दिया गया, जिस बजट में 1500 रुपए लड़कियों को दिए जाएंगे, जिस बजट में 500 मानदेय बढ़ा दिया गया आंगनबाड़ी का, कंप्यूटर शिक्षक का मानदेय 1900 रुपए बढ़ाया गया, जिसमें गाय के दूध पर 45 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई, जिसमें न्यूनतम आय 21 वर्ष करी गई। मुझे ऐसा लगता न्यूनतम शादी की जो एज होती है वो 21 वर्ष लड़की की करी गई। ये बहुत अच्छा बजट है, ये हिमाचल की जनता का बजट था, ये हिमाचल के लिए बजट था। और आपको पता है यहाँ का पैसा कहां से आएगा? शराब पर पैसा बढ़ाकर। जो ऐसी हरकतें करते हैं वो थोड़ा ज्यादा पैसा दे, शराब पर पैसा बढ़ाकर इन सब चीजों का पैसा आना था। उम्दा बजट था। उसमें जिसने गलत किया, जो अपना बजट बनाने के लिए पंचकुला में घूम रहे थे, और उसका जवाब तो भाजपा के प्रवक्ता ही देंगे कि कितना बजट डिश आउट करना पड़ा, उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा था और उस डायरेक्ट सवाल का बड़ा छोटा सा जवाब है अंजना जी। हर जगह चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना, हर जगह प्रलोभन से या एजेंसियों के डर से सांसदों या विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करना, नीलामी का एक बाजार लगाना और वहां पर बोली लगाना विधायकों की, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये गोवा में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, ये उन तमाम जगह हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। अभी बिहार में हुआ, उसके पहले नागालैंड में हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, मेघालय में हुआ था, तमाम जगह हुआ था। कोशिश यहां पर विफल हो गई, और कोशिश यहां पर इसलिए विफल हो गई क्योंकि अमित शाह जी और उनकी सारा गैंग ये समझ ले कि अब ये बंद कर दीजिए। अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी, अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी, और इसलिए देगी क्योंकि ये करना जरूरी है। आपके लोगों ने जब भाजपा के लोगों ने जब कर्नाटका में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने चलिए किसी को वोट दिया, वही हमारे विधायकों ने यहां पर किया। हम तब तक मान जाते हैं,
लेकिन जब इन विधायकों ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और फाइनेंस बिल में प्रेजेंट नहीं रहे, तो इनके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए थी जो किसी भी घर के भेदी के साथ होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाजपा जो है वो ताक लगाए बैठी रहती है और देखती है कहां पर थोड़ी अनबन हो, कहां पे महत्वाकांक्षा की थोड़ी लड़ाई हो, लाओ घी डाल दिया जाए। अगर ये घी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और से लेकर आपके राजस्थान जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्यों में चल गया जहां पर लोग एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोटे शब्दों में बस यही कहना चाह रही थी। लेकिन सुप्रिया जी, अभी रवि ठाकुर कह रहे हैं उनके घर का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पर प्रशासन ने, घर नहीं जा पा रहे हैं, ये तो बदला लेने के बराबर है, ये तो गैर मतलब कानूनी है ना। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे वो शायद हाईकोर्ट भी जाए, ये बागी एमएलए, वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे में व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, फिर 2:30 बजे के बाद वो होता है कि मीटिंग शुरू हो गई है जी, उनको उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया, 4 साढ़े 4 बजे सस्पेंशन आ गया। शायद इतिहास में इतनी जल्दबाजी में कभी नहीं। अंजना जी सिंपल सी बात है, हाँ अंजना जी सिंपल सी बात है, फाइनेंस बिल जो होता है ना उस पर व्हिप जारी होता है। पता नहीं पहली बार एमएलए बने या इसके पहले भी बन चुके थे। जब व्हिप जारी होता है तो आपको सदन में रहना होता है, 1:30 बजे अपना फोन ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपने सरकार के साथ, आपने अपनी सरकार के साथ ही नहीं, आपने उस जनता के साथ विश्वासघात किया जिसके लिए बड़ा उम्दा बजट लेकर हमारी सरकार आई। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ चरणवंदक जो हमारी पार्टी के साथ विधायक बन गए थे छेठो, उनको लगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर का बेटा है, 4 बार का एमएलए, इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहा, पहली बार बना है, इनको हम निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ है, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान पे जब तलवारें खिंच जाती हैं तो चुप नहीं बैठते हैं, हम जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सिर फुटौल होता है तो मुंह नहीं बंद कर लेते, आंखें नहीं मूंद लेते हैं। अभी और थोड़ी व्याख्यान करने पे आ जाऊंगी तो सारी बखिया यहाँ पे खुल जाएगी। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि मैनेज हो गया उन लोगों का, आप लोग अपना मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप लोगों की आपसी जो लड़ाई है वो सामने आ जाती है। और दूसरा जयराम जी अभी तक मौका देख रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी, वो कह रहे हैं अगर आएंगे तो अच्छा है, वो आने को तैयार नहीं है। देखिए सुप्रिया जी ने जो धारा प्रवाह बोला, मैं उनसे कहना चाहूंगा शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आप इस समय मिट्टी पलीत जैसा शब्द माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोलते हुए आप अपनी पार्टी की कितनी मिट्टी पलीत कर रही है समझ में आता है। मतलब साहब, चुनाव हारने के बाद 40 जैसा स्पष्ट प्रबल जनादेश के बाद, चुनाव हारने के बाद कोई ये कहे कि हमारी मिट्टी पलीत हो रही है, स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 6 विधायकों ने उनका व्हिप भी नहीं माना, उसके बाद कह रहे हैं हमारी मिट्टी पलीत हो रही है। और देखिए इनकी पूरे इस प्रावाहिक प्रवचन से मैं 2 वाक्य लेता हूं। इन्होंने कहा न्यूनतम शादी की आयु 21 वर्ष की, अच्छा किया, तो असम में जो किया वो अच्छा किया या गलत किया? फिर असम में विरोध क्यों? दूसरा इन्होंने बताया कि अमुक अमुक कल्याणकारी कार्य में हिमाचल की सरकार ने बजट दिया है, और फिर कहा है पैसा कहां से आएगा, शराब पे टैक्स लगाया है। और कहा जो लोग करते हैं वो थोड़ा ज्यादा पीते। तो मैं जानना चाहता हूं हिमाचल जैसे छोटे राज्य में कितनी शराब पी जाती है, उससे कितना टैक्स आ जाएगा, जो ये सारे आपके हिसाब से कल्याणकारी कार्य हो जाएंगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि हिमाचल की जनता को शराब में डुबोकर आप अपनी राजनीति करना चाहते हैं, ये आपका यथार्थ नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने, क्योंकि आप ही ने कहा है एक्साइज पे टैक्स लगाया, शराब पे चूंकि जो लोग ज्यादा करते हैं उनसे ज्यादा पैसा लेना चाहिए, तो मैं संख्या जानना चाहता हूं कितना पैसा आ जाएगा। बोल लीजिए फिर बताओ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि भाई जो वहां थे वहां तो अंतरात्मा जाग गई थी, और यहां पर खुद क्या बोल गई कि भारतीय जनता पार्टी के चरण वंदन करने वाले जो लोग हमारे यहां भी थे, मुझे लगता है अपने विधायकों को पहले बिकाऊ कहना, अपने विधायकों को अस्थायी कहना, अपने विधायकों को अनैतिक कहना, फिर अपने विधायकों को दूसरी पार्टी का चरण वंदन कहने वाला, तो शब्द के अनुसार कह रहा हूं, मुझे लगता है इससे ज्यादा मिट्टी पलीत तो कोई अपनी पार्टी की नहीं करा सकती, जो कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी स्वयं कराने में लगी हुई है। सुप्रिया जी, इनको हमारे विधायक के आंखों के आंसू से बड़े आहत थे। सुधांशु जी, जो 50 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में पुलिस का पर्चा बढ़ा था, जो अब कैंसिल हो गई परीक्षा, क्योंकि आप एक परीक्षा नहीं करा पाए 5 सालों में, 7 सालों में, उनके आंसू दिखे आपको? 50 लाख युवाओं के, उन 14 लाख युवाओं के आंसू दिख रहे हैं जो आरओ एआरओ के लिए आज भी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, पर्चा लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल नहीं हो रही और लाठी खा रहे हैं। आपको रमेश बिंद के आंसू दिखे जौनपुर के, जिन्होंने खुदकुशी कर ली है कहकर कि उनके ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया है और मजदूरी नहीं मिल पा रही है। आपको तरुण के आंसू दिखे जो नौकरी करता था, नौकरी चली गई और उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। आपको ब्रिजपाल के आंसू दिखे जिसने अपनी सारी डिग्रियां जलाकर कहा डिग्रियों का फायदा है जब नौकरी नहीं मिल रही है। जो आपके जुमले हैं उनके कारण इस देश में 2 किसान हर घंटे और 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। उनका और उनके परिवारों की वेदना और उनके आंसू दिख रहे हैं आपको? नहीं दिखेंगे,
क्योंकि आप सत्ता के मद में इतने मदहोश है कि आपको वो आंसू नहीं दिख सकते। और आंकड़ों पर सवाल करने से पहले थोड़ा पढ़ के आ जाया करिए। हिमाचल का एक्साइज कलेक्शन 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर था पिछले वित्तीय वर्ष में, इस बार और भी बढ़ जाएगा, 5,383 करोड़ से ऊपर था पिछले वित्तीय वर्ष में। चलिए अब बात करते हैं, इन्होंने सवाल पूछा हमें मिट्टी पलीद क्यों? इसलिए क्योंकि आप यू गो एंड ट्राई एंड फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगर आपके ट्रबल्ड वाटर्स की ही मैं बात करूं तो जब रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे और जो पाटिल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, गुजरात के आपस में बातचीत नहीं थी, 3 बार वहां पर लोग बदल दिए गए। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के बीच में क्या तलवारें खींची थी? अभी जोधपुर में के सर्किट हाउस में मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं के नारे आपके लोगों ने जबरदस्त लगाए। सुनते हैं कि वो वसुंधरा राजे जी के समर्थक थे। एके शर्मा को मोदी जी ने दूत बनाकर यूपी भेजा, 3 महीने तक बाबा उनसे मिले ही नहीं। ये जो सिर्फ फुटअव्वल पीएमओ और योगी जी और आपको तो इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी, राजनाथ सिंह जी ने बताया ही होगा, और जो अमित शाह जी के बीच में हो रहा है ये तो सबको पता है। तो मेरा मुंह जितना कम अपने सर फुटअव्वल पे पहुंचाइए उतना अच्छा रहेगा। बासवराव बोम्मई और येदियुरप्पा जी और मोदी जी के क्या संबंध है, इस पे मेरा मुंह मत खुलवाइए। अंजना जी, मैं फिर से अपने उस वाक्य पे जाना चाहती हूँ और मेरा वाक्य अभी भी मैं अडिग हूं कि अगर कोई अपनी चुनी हुई जनता के साथ फरेब करेगा, अगर उनके बजट के पास होते वहां पर नहीं उसका समर्थन करेगा, जो बजट लाभकारी चीजें कल्याणकारी योजनाएं लाता है उसके साथ बिल्कुल जनता अपना वर्डिक्ट देगी, लेकिन उसके साथ कानूनन जो होना चाहिए था वो हुआ। और मैं एक बात फिर से कहूंगी अंजना जी, आज अधिकांश लोग इसको चाणक्य नीति कहते हैं, मुझे लगता है ये बड़ा गलीचपना है। कहीं पर भी जाकर बोली लगाना, कहीं पर भी जाकर विधायकों को खरीदना, अपनी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देना। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर्नाटका में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, इस सत्र से पहले जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया, इस पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है भाजपा का, ये उनकी वेल ऑइल्ड पॉलिटिकल मशीनरी नहीं है, ये लोकतंत्र का चीरहरण करके विपक्ष को निगलना है। इसकी कोई चर्चा कम होती है, मुझे इस पर थोड़ी सी आपत्ति है। ये इनका ब्रवाडो नहीं है, ये इनकी उपलब्धि नहीं है, ये इनका तमगा नहीं है, ये इनका नैतिक दिवालियापन है। ये ठीक है, लेकिन सुप्रिया जी डीके साहब भी तो यही कर रहे हैं कर्नाटक में, सिद्धारमैया करें या डीके करें, वहां पर 2 लोगों का कैसे अंतर्मन जाग गया? और वो क्यों नहीं कहा जाएगा कि धन बल और दबाव का असर रहा? क्योंकि ये सवाल इनसे यूपी पर भी पूछा जा रहा है, हिमाचल में भी पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो डीके क्या कर रहे थे? वो दोनों का कैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और सवाल पूछना मैं बताती हूँ। जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें कोई विप नहीं जारी हो सकती है, तो किसी ने अपने अंतर्मन की सुनकर दे दिया। अगर इन विधायकों ने अपने अंतर्मन की सुनकर ही हमारे कैंडिडेट को राज्यसभा के चुनाव में हरा दिया होता हिमाचल पर, तो शायद इनके खिलाफ शोकॉज नोटिस ही इशू होता, इनको एक्सपेल नहीं किया जाता। इनको एक्सपेल क्यों किया गया? इनको एक्सपेल करने का कारण था कि जब फाइनेंस बिल पास हो रहा था, जब बजट पास हो रहा था, जहां पर विप जारी होती, वो मैं समझ गई। राज्यसभा में कोई विप नहीं होता, राज्यसभा इलेक्शन में कोई विप नहीं जारी होता है, मैं समझ गई आपकी बात। तो फिर इस नियम से क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में ठीक है, मतलब अखिलेश यादव बेकार का ही आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। देखिए, ठीक या गलत का फैसला जनता करेगी। जनता ने अगर आपको समाजवादी के सिंबल पर या कांग्रेस के सिंबल पर या भाजपा के सिंबल पर चुनकर भेजा है, और अगर आप कुछ वादा खिलाफी करें तो ये फैसला जनता करेगी। इसका फैसला पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्निकलिटी ये कहती है कि इसमें विप जारी नहीं होती। जहां पर विप जारी होती है, जब इन्होंने बजट में जाकर वोट नहीं किया तो इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि में हिस्सा लिया। तो पार्टी को जो एक्शन लेना था पार्टी ने लिया। भाजपा को लग रहा था कि आप लोग चुप रह जाएंगे। जी, आप लोगों की डील क्या थी? गेम खेला हो गया जब वो वापस आए, क्योंकि ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, पैकेज 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 बार बार बोल रहे हैं, और ये आरोप लग रहा है इनकी पार्टी पर। उतने ही विधायक क्यों पलटे जितना आपको जरूरत था अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने का? और वहां तो खुल्लम खुल्ला हुआ, सब टेरेस पे जाके विक्ट्री साइन दिखाने लगे। लेकिन ये जो 2 विधायक है, तो उन पर भी तो धनबल का आरोप लगेगा ही ना। हो सकता है धनबल दबाव वहां भी लगाया गया। भाई, हम इनके विधायकों को बगल वाली तेलंगाना से किडनैप कर तो नहीं ले गए, हमने जाके किसी रिजॉर्ट पर तो नहीं रख लिया, हमने उनके फोन तो नहीं ऑफ करा लिए। फोन लगा ले सुधांशु जी यहाँ पर बैठ के, इनके अध्यक्ष लगा ले फोन। ये अलग बात है कि ये एक्चुअली द्वंद्व तो अमित शाह और नड्डा जी के बीच में था, क्योंकि हिमाचल में खेला कराकर नड्डा जी को नीचा दिखाना चाहते थे अमित शाह। खेला बेचारे उनके साथ ही हो गया। छोड़िए इस बात को। आपने मुझसे पूछा कि उन 2 लोगों पर कुछ प्रभाव रहा होगा, पता कर लीजिए क्या प्रभाव रहा होगा। हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं ना कि आप हरियाणा की पुलिस आई, पंचकुला लेकर चली गई विधायकों को। आपके 2 विधायकों को कोई लेके गया था क्या? उनका फोन ऑफ हो गया था क्या? हिमाचल तेलंगाना की पुलिस आई थी क्या उन लोगों को लेने के लिए? मैं फिर से
अंजना जी, सवाल ये नहीं है वो क्या कर रहे थे, सवाल आपने मुझसे पूछा ना उनके ऊपर क्या प्रभाव। मैं तो डंके की चोट पर कह रही हूँ हमारे 6 विधायकों के ऊपर प्रभाव था, ये कहेंगे उनके ऊपर प्रभाव था तो पता करा लीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि प्रलोभन भी था और प्रभाव और दबाव भी था। एक बात अंजना जी दोबारा से कहना चाहती हूँ, अरे उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं, उन 50 लाख लड़कों पर कुछ तो बोल दीजिए जिनकी परीक्षा कैंसिल हो गई, जिससे पैसे हट लिए, गाजर मूली की तरह बेचारे जो ट्रेनों और बसों में बस के गए थे पुलिस का इम्तिहान देने, जो 7 साल में पहली बार निकला था। उन 14 लाख लोगों पर कुछ तो कह दीजिए। आरओ राजस्थान याद आ जाता है, इन बच्चों के आंसू नहीं याद आ रहे हैं। किसान क्या चाह रहा है, किसान दिल्ली तो आना चाह रहा है। दिल्ली किसी की बपौती है, दिल्ली पर किसी का आधिपत्य है, दिल्ली का किसी को नाम खर्रा लिखकर दे दिया गया है। देश की राजधानी है, किसान यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आके रामलीला ग्राउंड पर बैठना चाहता था। उसके लिए कीले बिछा दी, नेशनल हाईवे खुदवा दिए, बैरिकेड बोल्डर सब लगवा दिए, ड्रोनों से खोज खोज कर आंसू गैस के गोले डबकाए जा रहे हैं। 3 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं आप? एमएसपी का, और वो क्या मांग रहे हैं, वो वही तो आप मांग रहे हैं जो आपका वादा था। आप ही ने तो वादा किया था ना दिसंबर 2021 में कि काले कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी देंगे। 2.5 साल से ऊपर हो गया, वो लोग यही तो कह रहे हैं कि प्रभु जो वादा किया था वही तो पूरा कर दीजिए। और कौन अड़ा हुआ है जिद पर केंद्र सरकार अड़ी हुई है। किसानों की शहादत से आपके हाथ खून में सने हुए 700 से ज्यादा किसानों की शहादत तब हुई थी, 3 से ज्यादा शहादत अब हो गई, लेकिन आपकी जिद के कारण इस देश का अन्नदाता आज आतंकवादी की तरह उसके साथ बर्ताव होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर